वेलकम टू PWOnlyIS। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 5 मार्च 2024 है, तो चलिए अपने इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। कई सारे आर्टिकल्स हैं जिन पर आज चर्चा होनी है और हम इन्हें विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर देख लीजिए, फ्रंट पेज पर द हिंदू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मली यूनैनिमसली लेजिस्लेटर्स को जो इम्यूनिटी मिली हुई थी कि वो वोट कर सकते हैं मनमाने तरीके से, इवन ब्राइबरी लेकर भी, उस पर चेक लगा दिया है कि उनकी ये जो इम्यूनिटी है वो अनलिमिटेड नहीं है, उसके अपने फंडामेंटल पर्पस हैं और इम्यूनिटी है आपको कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, हाउस में वोट कर सकते हैं। इट डज नॉट मीन कि आप उसके लिए ब्राइब भी ले सकते हैं। ये पूरा मामला विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर उसके पहले विश्वास दिवस के ऑफर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, जहां पर संकल्प 4.0 आपके लिए 10,000 में, टाइटन 2.0 10,000 में, प्रहार 2.0 7,000 में और प्रारंभ 2026 30,000 में अवेलेबल है। ये अपनी ओरिजिनल प्राइस से काफ़ी कम प्राइसेस पर 10th ऑफ मार्च तक अवेलेबल हैं। तो जो भी इन कोर्सेज को लेकर फील करता है कि उनके काम के हैं, वो ज़रूर से इन कोर्सेज को 10 तारीख के पहले अवेल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ, एंड दैट इज सेम आर्टिकल दैट वाज देयर इन द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू अबाउट द इम्यूनिटी गिवन टू लेजिस्लेटर्स इवन इफ दे आर टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ ब्राइबरी। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने खुद के जजमेंट को पलट दिया है। 1998 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ब्राइबरी केस था वहां पर एक जजमेंट दिया था। अंडर दैट जजमेंट ये कहा गया था कि जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको फ्रीडम है किसी भी तरीके के क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से, अगर वो हाउस में कुछ भी कहते हैं या कैसे भी वोट करते हैं। अब देखिए, इसका फंडामेंटल बैकग्राउंड समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इस तरीके की इम्यूनिटी हम लेजिस्लेटर्स को क्यों देते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 194 क्लॉज 2 में, जो कि है स्टेट लेजिस्लेटर्स के लिए, और आर्टिकल 105 का क्लॉज 2 है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए है, ये उन्हें छूट देता है। किस तरीके की छूट? कि वो हाउस में कुछ भी बोल सकते हैं, वो किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं। कुछ भी बोलने के लिए हाउस में या कहीं भी वोट करने के लिए उन्हें किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने क्वेश्चनेबल नहीं बनाया जाएगा। एट द सेम टाइम उन्हें इसके अगेंस्ट में किसी भी तरीके का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं फेस करना पड़ेगा। अब जब इस प्रोविजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड एकदम सेम था कि अगर हम हमारे लेजिस्लेटर्स को हाउस में कुछ भी बोलने से रोकते हैं या उस पर कोई भी नियम कानून लगाते हैं, तो इस तरीके से तो डिबेट्स एंड डिस्कशंस हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि हमारे लेजिस्लेटर्स कई बार ऐसी बातें करेंगे जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगी। हो सकता है वो सोसाइटी के स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स के अगेंस्ट हों। कई बार उन्हें ऐसे प्रपोजल्स को फेवर करना होगा जिसे कई सारे लोग नहीं चाहते होंगे लेकिन वो ज़रूरी होंगे। ऐसे केस में अगर हम उनके ऊपर नियम कानून लगाएंगे तो जो डेमोक्रेसी का फंडामेंटल इसेंस है, डिबेट एंड डेलिब्रेशन, वो हो नहीं पाएगा। एंड दैट इज द रीजन कि हमने उन्हें एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी कि आप हमारे लेजिस्लेटर हैं, आप जाइए हाउस में बैठिए, आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए, जहां वोट करना चाहते हैं करिए, बस हमारे लिए बेस्ट लॉ बनाइए जिससे हमारी कंट्री प्रोग्रेस करे, आगे जाए। इसी फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन प्रोविजंस को ऐड किया गया, लेकिन बाद में इन प्रोविजंस का मिसयूज शुरू हो गया। ऐसा ही एक मामला 1998 में आया, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट केस, जहां पर ब्राइबरी के आरोप लगाए गए लेजिस्लेटिव जो इंडिविजुअल्स थे उनके ऊपर फॉर्मली कि यहां पर घूस लेकर, ब्राइब लेकर वोट किया गया। जब ऐसा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा दुविधा में फंस गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे लेजिस्लेटर्स को इस बात की आज़ादी है कि वो कैसे भी वोट कर सकते हैं, तो क्या इसका मतलब कि वो ब्राइब लेकर भी वोट कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का उस समय जो नजरिया था ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई बात के टेक्सुअल ओरिएंटेशन पे था। उन्होंने कहा इम्यूनिटी है तो है। 5 जजेस की बेंच ये फैसला सुना रही थी 1998 में, और उसमें से 3 जजेस ने कहा कि वो इम्यूनिटी है तो है, वो ब्राइब लेकर भी वोट करते हैं, डजंट मैटर, उनके पास वोटिंग की फ्रीडम है और हम उन्हें नहीं धमका सकते कि वो कहां वोट करेंगे, कैसे वोट करेंगे। लेकिन अब समझो कि अगर ऐसा अलाउ कर दिया गया तो इसके कितने निगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं। मान लो कि कोई एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है
वो अपने फेवर में कोई कानून बनवाना चाहता है, तो वो कई सारे लेजिस्लेटर्स को खरीद लेगा पैसे देकर और उन्हें अपने फेवर में वोट करने को कहेगा, और वो कर भी देंगे, और इसके अगेंस्ट में उन्हें कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फेस भी नहीं करना पड़ेगा। क्या आर्टिकल 194 क्लॉज 2 और आर्टिकल 105 क्लॉज 2 का जो फंडामेंटल पर्पस है वो यहां फुलफिल होता है अगर कोई ब्राइब लेकर वोट करना शुरू कर दे या ब्राइब लेकर किसी के अगेंस्ट में कुछ बोलना शुरू कर दे? तो ये तो फंडामेंटल इसेंस ही डिफीट कर देगा, जिसके लिए ये प्रोविजंस बनाए गए थे, उन प्रोविजंस को ही डिफीट कर देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में क्लियर स्टैंड नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लिखा है वो सही है, वो ब्राइब लेकर भी वोट करते हैं तो वो उनकी इम्यूनिटी का पार्ट है, एंड दे कैन नॉट बी क्वेश्चनड, दे कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अंडर क्रिमिनल लॉज। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय तो इन लेजिस्लेटर्स को बचा लिया। लगभग वैसा ही मामला आता है 2012 का, जहां पर एक एमएलए हुआ करती थी सीता सोरेन। उनके खिलाफ आरोप लगाए गए कि राज्यसभा इलेक्शंस में उन्होंने ब्राइब लिया किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को वोट करने के लिए। बीइंग एमएलए वो फ्री हैं किसी को भी वोट करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उस वोटिंग के लिए पैसे लें। जब उनके ऊपर ये आरोप गए तो उन्होंने एक बड़ा ही स्ट्राइकिंग क्वेश्चन रेज किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मैंने पैसे लेने के बाद उसके अकॉर्डिंग वोट नहीं किया। वोट तो मुझे जहां पहले करना था मैंने वही किया। मतलब मैंने पैसे तो लिए लेकिन वोट नहीं किया। मतलब अगर आप इसे करप्शन मानते भी हैं तो आधा करप्शन माना जाए। जब मामला झारखंड हाई कोर्ट के पास गया तो झारखंड हाई कोर्ट के सामने सीता सोरेन जी ने सुप्रीम कोर्ट का वही आर्गुमेंट रखा 1998 का कि देखो भाई, हम तो हाउस में किसी भी तरीके से वोट करने के लिए फ्री हैं, तो आप हमें क्वेश्चन मत करो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने इस केस को क्वेश्चन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं तो इस केस को खारिज नहीं कर सकता क्योंकि इसमें गड़बड़ी है। यू कैन नॉट टेक ब्राइब टू वोट। मामला तब सुप्रीम कोर्ट गया। हाई कोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो सीता सोरेन जी सुप्रीम कोर्ट गई 2014 में। उन्होंने सेम बात कही कि हुजूर, आपने जो 1998 में कहा था उसे ही दोहरा दीजिए और कह दीजिए कि तुम फ्री हो, जाओ, कह दीजिए यही बात। सुप्रीम कोर्ट ने जब मामले को वापस से समझा, उन्होंने कहा गड़बड़ी तो है। गड़बड़ी ना केवल इस मामले में है बल्कि 1998 के सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में भी है। और तब फैसला ये किया गया कि अगर 1998 के उस जजमेंट को पलटना है तो वो 5 जजेस की बेंच थी। इस मामले की सुनवाई कम से कम 7 जजेस की बेंच के द्वारा होनी चाहिए, तभी तो अगर इसमें कुछ मामला पलटना है तो पलटा जा सकेगा। फाइनली ये पूरा मामला एक बड़ी बेंच के पास गया, और जब ये मामला एक बड़ी बेंच के पास गया तो बेंच के पास कई तरीके के सवाल थे, जैसे कि इम्यूनिटी का पर्पस क्या था। इम्यूनिटी का पर्पस तो ये था ना कि हाँ, वो फ्रीडम के साथ डिबेट एंड डेलिब्रेशन करेंगे, ना कि वो ब्राइबरी ले लेंगे और उसके बावजूद उन्हें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से फ्री कर दिया जाएगा। एक तो बड़ा मामला ये आया। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि ब्राइबरी जो ऑफेंस है उसमें टाइमिंग का क्या मामला है। मतलब कि एक व्यक्ति ने, जैसा कि सीता सोरेन ने कहा कि मैंने ब्राइब लिया तो था लेकिन अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं किया, तो दिस इज नॉट ब्राइबरी। तो क्या मामला है? एक व्यक्ति ने ब्राइबरी ले लिया तो वो कंप्लीट हो गया, या उसने ब्राइबरी लेने के बाद उसके अकॉर्डिंग काम किया तब ये पूरा मामला कंप्लीट होता है? तो ये तो दूसरा क्वेश्चन था कि भाई मैंने ब्राइब तो लिया लेकिन काम नहीं किया, तो दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ब्राइब। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि तुमने ले लिया ना, तो ले लिया, ब्राइबरी हो गई, अब आपने काम किया कि नहीं किया डजंट मैटर। तीसरा मामला आया कि इस इम्यूनिटी का आखिर स्कोप क्या है। क्या ये इम्यूनिटी एक्सटेंड होती है कि हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इंटरवीन करें, जैसे कि ब्राइब अगर वोटिंग के लिए ली जा रही है तो उसे टारगेट किया जाए। ये कई तरीके के सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने थे और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इत्मीनान से इन क्वेश्चंस को एड्रेस किया। इस इम्यूनिटी के फेवर में कई तरीके के आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 194 क्लॉज 2 एंड 105 क्लॉज 2 एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देता है, ताकि जो भी हमारे लेजिस्लेटर्स हैं वो बिना किसी फियर के, बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। ये हमारे लेजिस्लेटर्स को अगर हम दबाव बनाते हैं मोरल इम्प्लीकेशंस की बेसिस पे कि एक्सपेल कर देंगे, तो अगर ये करना भी है तो ये अथॉरिटी स्पीकर के पास होगी, ना कि कोर्ट के पास। कोर्ट का इंटरवेंशन तो तब भी जस्टिफाइड नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव जजमेंट में भी मेजोरिटी ने यही फैसला दिया था और उन्होंने इस इम्यूनिटी को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा था। लेकिन यहाँ पर जब आर्ग्यूमेंट्स आए जहां पर इस पूरे मामले को क्रश करते हुए बोला गया कि नहीं, एमपीज एंड एमएलएज इम्यून नहीं है, वो ब्राइब नहीं ले सकते, उसका अपना एक पर्पस था,
तो जब यहाँ पर ओवर रूल किया गया है 1998 के जजमेंट को हाल फिलहाल में, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, तो क्या ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं? ये कहा गया कि ब्राइबरी एक ऑफेंस है। आपने ब्राइब लेने के बाद काम किया नहीं किया डजंट मैटर, आपने ले लिया, ये ब्राइब अपने आप में कंप्लीट हो गई। ये इलेजिटिमेट एक्शन को इम्यूनिटी नहीं देता। आप फ्रीडम के साथ वोट करो, बोलो, दैट्स ओके, बट दैट डज नॉट इंक्लूड ब्राइबरी। ये भी कहा गया कि पीवी नरसिम्हा राव केस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 को संज्ञान में नहीं लिया गया था। वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क्स रेज करता है सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के ऊपर। तो ऐसे कई सारे ऑब्जर्वेशंस के साथ यहाँ पर इस पूरे मामले को खत्म किया गया, पुराने वाले को, और एक नया स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स बनाया गया कि नहीं, यू कैन नॉट टेक ब्राइब टू वोट टू से समथिंग। आपकी फ्रीडम के फंडामेंटल पर्पस हैं, दैट इज टू इंश्योर डिबेट एंड डेलिबरेशन। Those are the fundamental essence of democracy. If you are maintaining that, then it is okay. But if you are not maintaining that and taking bribery to have some sort of illegitimate action, that cannot be accepted. So this was the complete article over immunity of MPs and MLAs. Hope you got it. We'll proceed to the next article, and that is about the INS Jatayu at Minicoy Island. देखिए, केरला के कोस्ट के ऑफ द कोस्ट, मतलब दूरी, काफी दूरी पर, यहाँ पर आपको कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिलते हैं, और ये कई सारे आइलैंड जो मिलते हैं ये मिलकर बनाते हैं हमारा लक्षद्वीप। इस लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में आपको बिल्कुल साउथ में एक आइलैंड मिलता है, दैट इज मिनिकॉय। मिनिकॉय आइलैंड जो है वो आपको एकदम मिलता है सदर्न इंडियन ओशन में, मतलब आई विल से इंडियन ओशन में मिलता है। यहाँ पर अगर हम अपनी पैट स्ट्रॉन्ग करते हैं तो जो यहाँ से पास से गुजरने वाले शिप्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर हमारा बेटर कंट्रोल होगा। इसी पर्पज से इंडियन नेवी ने आईएनएस जटायु को भेज दिया है मिनिकॉय आइलैंड। आईएनएस जटायु जब वहां पर जाएगा तो वो एक मिलिट्री बेस की तरह काम करेगा। देखो, ये आइलैंड्स बड़े फ्रेजाइल हैं, तो यहाँ पर एक परमानेंट इंफ्रा डेवलप करना थोड़ा सा रिस्की होता है, इसीलिए हम अपने नेवल शिप्स को वहां पर भेज देते हैं, और ये नेवल शिप्स ही वहां पर एक बेस की तरह काम करते हैं। तो आईएनएस जटायु ये सेकेंड नेवल बेस होगा लक्षद्वीप का। पहला कौन सा था? पहला था आईएनएस द्वीप रक्षक, जो कि हमने कावारती में भेजा था। तो कावारती में हमने एक शिप भेजा था, वो वहां पर एक बेस की तरह काम कर रहा है, और अभी मिनिकॉय में हमने दूसरा भेज दिया है। 1980s में नेवल डिटैचमेंट जो मिनिकॉय था उसे सेटअप किया गया था कि हम यहाँ से नेवी का एक शिप भेजते हैं और वो वहाँ पर एक बेस की तरह ऑपरेट करता है, जो कमांड, ऑपरेशनल कमांड वगैरह देता है जो नेवल इंचार्ज होते हैं उनको। तो ऑपरेशनल डिटैचमेंट का मतलब, नेवल डिटैचमेंट का मतलब यही होता है कि हम एक डिटैच कर देते हैं शिप, जो कि वहाँ पे जाके बेस की तरह ऑपरेट करना शुरू कर देता है। तो ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का। अगर आप मिनिकॉय की बात करते हो, आप मैप पे भी देख सकते हो, और ये सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना उसकी काफ़ी सेंट्रल पॉइंट पे है, यहीं पे कई सारे शिप्स वगैरह जाते रहते हैं, तो इसके ऊपर हमारा बेटर कंट्रोल होता है। कई बार वॉर के समय में हम इस रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं अपने डिफेंस को इंश्योर करने के लिए। इससे हमारा जो फुट होल्ड है वो स्ट्रेंथन होता है इंडियन ओशन के रीजन में। लक्षद्वीप आइलैंड के रीजन में हमारे पास बेटर कैपेबिलिटी होगी मॉनिटर और सर्विलांस करने की। चाइना का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है इस रीजन में, तो ऑपरेशनल सर्विलांस बड़ा ज़रूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट में हमें मदद देगा। हम लक्षद्वीप आइलैंड्स में अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा मजबूत कर पाएंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो हम क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ आईएनएस जटायु। एंटी पायरेसी, एंटी नार्कोटिक ऑपरेशंस चलाने हैं अरेबियन सी में, तो वहाँ पर हम ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में होंगे। फूड सिक्योरिटी में भी ये मदद करेगा, एक सिक्योरिटी इंफ्रा की तरह पूरे लक्षद्वीप आइलैंड में ये वर्क करेगा। तो ये तो आईएनएस जटायु की बात हो गई। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो ओपेक प्लस के बारे में है। ओपेक प्लस के मेंबर्स अभी सऊदी अरेबिया में मतलब जिसको सऊदी अरेबिया लीड करता है, उन्होंने रशिया के साथ मिलकर अभी बातचीत करी है, और ये फैसला किया गया है कि वो वॉलंटरली जो उनका ऑयल आउटपुट है उसको कम करेंगे। ऑयल आउटपुट कम किया जाता है ताकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ें। आपको डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म पता है, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइसेस गिर जाएंगे। तो ये अपने ऑयल रिसोर्सेज को घटाते बढ़ाते रहते हैं ताकि वो ग्लोबल लेवल पे जो प्राइसेस है ना उनको अपने हिसाब से चैनलाइज कर सकें। यही पर्पस होता है ओपेक प्लस और ओपेक कंट्रीज़ का कि वो प्राइसेस को बूस्ट करें और ताकि उनको ज़्यादा फायदा मिले। देखिए, सितंबर 1960 में बगदाद में, जो कि इराक में है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला ने मिलकर स्टैब्लिश किया ओपेक। ये परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का। ये आपस में पेट्रोलियम पॉलिसी को लेकर कोऑर्डिनेट करने लगे ताकि ये ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज कर सकें और हार्मफुल फ्लक्चुएशंस को रोक सकें। वर्तमान में इसमें 12 मेंबर हैं: अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, यूएई, ये मेंबर्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जो मेंबर्स हैं वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के हैं।
क्योंकि ऑयल वहीं पर मिलता ही है। तो ये इनका ग्रुप है। यहाँ पर देखो, ये है ओपेक की कंट्रीज जो आपको ग्रीन कलर में दिख रही हैं, और यहाँ पर ओके, हाँ, ये जो रेड कलर में कंट्रीज आपको दिख रही हैं ये ओपेक की कंट्रीज हैं, और ये जो ग्रीन कलर में दिख रही हैं ओपेक प्लस की कंट्रीज हैं। तो ओपेक में आपको अल्जीरिया, वेनेजुएला, लीबिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, कांगो, अंगोला, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई मिलेंगे। ओपेक प्लस में जाओगे तो अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनोई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान भी मिल जाएंगे। तो ये वो कंट्रीज हैं जो मैप में लोकेटेड हैं, आप इनको ऑब्वियसली देख पा रहे हो। ओपेक प्लस की बात करते हैं। ओपेक प्लस जो है वो 2016 में आता है एग्जिस्टेंस में, जहां पे ओपेक कंट्रीज ने उन नॉन ओपेक कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू किया जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। मतलब और भी कई सारी कंट्रीज हैं जो ऑयल का प्रोडक्शन तो करती हैं लेकिन ओपेक का पार्ट नहीं है, तो उनको साथ में लाया गया ताकि वो ऑयल का जो मार्केट है उसे और बेहतर स्टेबलाइज कर सकें, बेटर कोऑपरेशन बिल्ड कर सकें, और उसके बाद इन कंट्रीज को इसमें जोड़ दिया गया। अगर आप टोटल ओपेक और ओपेक प्लस को ले लो तो ये 40% ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, और जो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं उसका 80% इनके पास है। फंक्शंस क्या हैं? ये रेगुलर मीटिंग करते रहते हैं कि प्रोडक्शन का लेवल कितना होना चाहिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं ऑयल मार्केट में, एक्सटर्नल फैक्टर्स को काउंटर करते हैं, कोऑपरेशन बिल्ड करते हैं ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज के बीच में। इनकी मीटिंग ऑस्ट्रिया के वियना में होती है जहां पे ओपेक का हेडक्वार्टर है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ओपेक प्लस। हमारा अगला आर्टिकल लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 के बारे में है। पाकिस्तान जो अपना नेशनल डे मनाता है 23 मार्च को हर साल, वो अब 4 सालों के गैप के बाद नई दिल्ली में अपना ये नेशनल डे मनाने वाला है। नई दिल्ली में पाकिस्तान का नेशनल डे, ये जो नेशनल डे है ना, ये लाहौर रेजोल्यूशन को ऑब्जर्व करता है 1940 के, जहां पर मुस्लिम लीग ने 2 देशों की मांग की थी। पाकिस्तान का जिक्र तो यहाँ नहीं किया गया था, लेकिन मामला पाकिस्तान का ही था। तो पाकिस्तान की जो डिमांड मार्च 23 को की गई थी इन द फॉर्म ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन 1940, उसी दिन पाकिस्तान ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया और उसे अपना नेशनल डे बना लिया। अब जब ये नेशनल डे इसको बना लेते हैं ना, तो ये इसका सेलिब्रेशन इंडिया में भी करते हैं। तो मतलब पाकिस्तान अपना नेशनल डे इंडिया में सेलिब्रेट करता है और हम करने देते हैं। देखो कैसे करता है, आप समझोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नई दिल्ली में प्रगति मैदान में जाके वहाँ पे राजीव चौक पे जाके ये लोग वहाँ पे कनॉट प्लेस में वो सेलिब्रेशन करते हैं, ऐसा नहीं होता है। इनका जो सेलिब्रेशन होता है वो इनकी एम्बेसी में होता है। तो जो पाकिस्तान अपना नेशनल डे इंडिया में सेलिब्रेट करता है वो उनकी एम्बेसी में सेलिब्रेट होता है, और जब वो अपनी एम्बेसी में अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं तो वो इंडिया के किसी भी डिग्निटरी को इन्वाइट कर लेते हैं। वो कोई मिनिस्टर हो सकते हैं, कोई मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हो सकते हैं, वो उनको अपनी एम्बेसी में बुलाते हैं अपने इस नेशनल डे सेलिब्रेशन के लिए। और जब वो उनकी एम्बेसी में नेशनल डे सेलिब्रेशन के लिए बुलाते हैं तो फिर वहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ के एंथम बजाए जाते हैं, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी। तो इस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं अपना नेशनल डे इन इंडिया अपनी एम्बेसी में किसी इंडियन गेस्ट के साथ, बाई ऑल्सो हैविंग इंडियन नेशनल एंथम। तो इस तरीके से तो अलाउड होता है कि वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो जब रिलेशंस अच्छे रहते हैं तो हर साल ही सेलिब्रेट करते हैं इधर, और वो करने दिया जाता है। लेकिन अभी चूंकि टेंशन्स रही हैं हमारे और पाकिस्तान के रिलेशंस में, तो 4 सालों से वहाँ पे ये सब कुछ हो नहीं रहा था। अभी पाकिस्तान में एक नई सरकार बन गई है, एक नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, तो उन्होंने रिलेशंस को थोड़ा ईजी बनाने के लिए बोला कि वो अपना नेशनल डे का सेलिब्रेशन जो पहले इंडिया में होता था उनकी एम्बेसी में, वो इस दफ़ा फिर से करेंगे। फिर से वो किसी डिग्निटरी को इन्वाइट करेंगे। तो मार्च 23 को ही वो सेलिब्रेट करें ये ज़रूरी नहीं है, उसके आसपास किसी भी दिन वो लोग प्रोग्राम रख लेते हैं। इस बार संभावना है कि वो 28 मार्च को अपना ये सेलिब्रेशन इंडिया में अपनी एम्बेसी में करने वाले हैं। तो ये तो पूरा मामला इस सेलिब्रेशन का हो गया। अभी बताता हूँ लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में 1940 के। मौलाना जफरुल्लाह खान जो थे उन्होंने इस रेजोल्यूशन को तैयार किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो उनका लाहौर का सेशन हुआ था मार्च 22 से 24 के बीच में 1940 में, वहाँ पर इस रेजोल्यूशन को ऑप्ट किया था। यहाँ पर देखो उन्होंने फॉर्मली 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात की थी, एक मुस्लिम्स के लिए जिसको मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ पे अपनी एक फेमस स्पीच देते हुए कहा कि 2 कंट्रीज होनी चाहिए, एक हिंदूज के लिए एक मुस्लिम्स के लिए। डिमांड की बात करें तो वो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ को अलग स्टेट बनाने की बात कर रहे थे, जिसमें वो बात कर रहे थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की और ईस्टर्न जोन की। नॉर्थ वेस्टर्न मतलब प्रेजेंट का पाकिस्तान, ईस्टर्न जोन मतलब प्रेजेंट का बांग्लादेश। और वो कह रहे थे कि इसको आप इंडिपेंडेंट स्टेट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये भी कहा गया कि जो भारत के बाकी के हिस्से हैं वहाँ पर मुस्लिम्स को एडिक्वेट और इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए जाएं।
ये तो उधर की बात हो गई। रिस्पॉन्स में देखो कई सारे जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन को क्रिटिसाइज़ किया था, जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर हुआ करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, देवबंद उलेमा जिन्हें लीड कर रहे थे हुसैन अहमद मदानी, इन सभी लोगों ने यूनाइटेड इंडिया की बात की और जो मुस्लिम लीग है उसके स्टैंड को क्रिटिसाइज़ किया। ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इसी पर्पस से अप्रैल 1940 में बुलाया गया था ताकि वो लाहौर रेजोल्यूशन को काउंटर कर सकें और एक यूनाइटेड इंडिया को एडवोकेट कर सकें। ये तो रहा पूरा मामला लाहौर रेजोल्यूशन का। लेट्स टॉक अबाउट दी सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अभी हाल फिलहाल में जो छठा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली की बैठक हुई है उसमें एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में ये बोला गया कि इंडिया का जो फूड सेक्टर है, स्ट्रीट फूड सेक्टर है, वो हाईली सिंगल यूज प्लास्टिक पर डिपेंडेंट है। अब क्या है ये सिंगल यूज प्लास्टिक? आप लोगों ने चिप्स खाए हैं मार्केट से खरीद के, वो पैकेट जिसमें से आप चिप्स खाते हैं वो रिसाइकिल नहीं होता, उसे फेंक दिया जाता है, ठीक है। उस चिप्स के अलावा आपने पानी की बोतल खरीदी होगी, हम पानी पीने के बाद उस बोतल को फेंक देते हैं, वो रिसाइकिल नहीं होता। इन्हें कहा जाता है सिंगल यूज प्लास्टिक। आपके घर में प्लास्टिक की एक बाल्टी होगी जिसमें आप नहाते होंगे, वो प्लास्टिक की बाल्टी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं है क्योंकि उसका इस्तेमाल आप बार बार करते हैं। आपके घर में एक वॉशिंग मशीन हो सकती है, कई सारे और आइटम्स हो सकते हैं, कुर्सियां हो सकती हैं, वो सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं है, वो भी प्लास्टिक के बने हैं लेकिन आप उनका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम वो चिप्स का पैकेट और पानी की बॉटल है जिसे हम फेंक देते हैं और वो रिसाइकल नहीं होता, वो बड़ी प्रॉब्लम है। आप कहीं भी जाओ, आप किसी मतलब स्ट्रीट फूड पे जाओ कुछ खाने पीने के लिए, तो वो आपको प्लास्टिक के किसी दोने में कुछ खाने पीने को दे देंगे, प्लास्टिक के गिलास में पानी दे देंगे और वो फिर आप फेंक दोगे, ठीक है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी हार्म करता है क्योंकि ये प्लास्टिक रिसाइकिल करना बड़ा मुश्किल होता है। इनकी रिसाइकलिंग में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता। एक तो इनका कलेक्शन बड़ा मुश्किल होता है और इनका कलेक्शन मतलब आप खूब सारे प्लास्टिक के गिलास इकट्ठा करोगे तब जाके हो सकता है 1 kg प्लास्टिक निकले। तो कौन उसे इकट्ठा करे और कौन उसे रिसाइकिल करे? तो चूंकि ये प्लास्टिक बहुत हल्के होते हैं, ये हार्ड टू कलेक्ट होते हैं, इनकी रिसाइकलिंग में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता, इसीलिए कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन अल्टीमेटली ये हमारे एनवायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 आया जहां पे ये कहा गया कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, एक्सेसिबल हैं और ये वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एक बर्डन तो क्रिएट करते हैं लेकिन ये काफ़ी ईजी हैं। जीरो वेस्ट यूरोप और नेशनल हॉकर फेडरेशन ने अभी एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, उसमें उन्होंने ये बोला कि चाहे ये कितने ही नुकसानदेह क्यों ना हो, लेकिन इंडिया का जो स्ट्रीट फूड वेंडर है वो हाईली डिपेंडेंट है इस सिंगल यूज प्लास्टिक सिस्टम के ऊपर, क्योंकि उसे ये नहीं मिलेगा तो फिर वो अपनी लाइवलीहुड अर्न ही नहीं कर पाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक जो हैं वो ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको रिसाइकिल नहीं किया जाता। प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉज, बॉटल्स, फूड पैकेजेस, ये सब इसमें आ जाते हैं। दुनिया में जो भी प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता है उसका आधा ये सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। डेटा बताऊं तो 380 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल पैदा किया जाता है, बनाया जाता है और उसका 50% अराउंड सिंगल यूज प्लास्टिक होता है जो रिसाइकिल नहीं हो पाता। 2050 तक ये 5 से 10% ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करेंगे। जब ये डीके नहीं होते ना तो ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रो प्लास्टिक में, और ये माइक्रो प्लास्टिक हमारी ह्यूमन बॉडी में आता है, हमारे फूड सोर्सेस में चला जाता है और हमारी बॉडी में कई तरीके की बीमारियां पैदा करता है इंक्लूडिंग कैंसर, ठीक है। तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसके लिए इंडिया ने कुछ एफर्ट्स किए हैं, ऑफकोर्स किए हैं। 2018 में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के मौके पर ये बोला गया था कि 2022 तक इंडिया सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर देगा। तो 2021 में हमने कुछ प्लास्टिक्स को आइडेंटिफाई किया और इसके लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स बनाए गए। 2021 में बोला गया कि 2022 की जुलाई से इंप्लीमेंट कर देंगे और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करेंगे। इसमें ईपीआर का भी कॉन्सेप्ट लाया गया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक बनाया है वो रिसाइकिल करेगा। तो ये तो पूरा मामला सिंगल यूज प्लास्टिक का हुआ। हमारा अगला आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने अभी हाल ही में एक्शंस लिए हैं एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट में जो एक्सप्लिसिट मटेरियल, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, ऑब्सीन मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, जिसमें बच्चों को टारगेट करने वाले कंटेंट भी थे। तो एनसीपीसीआर क्या है जो कि बच्चों के राइट के लिए काम करता है? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 में पास किया गया था, उसी के तहत एनसीपीसीआर बनाया गया। ये लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स के साथ खुद को अलाइन करते हैं ताकि बच्चों के राइट्स प्रिजर्व कर सकें। ये यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड को भी ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। भारत में बच्चों से एसोसिएटेड जो भी लॉज हैं जैसे कि पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो बच्चों से एसोसिएटेड कानून हैं वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उन्हें मॉनिटर करने की जिम्मेदारी भी एनसीपीसीआर की ही है।
इसमें चेयरपर्सन होते हैं जिनका बहुत अच्छा काम हो बच्चों के वेलफेयर में, 6 मेंबर्स होते हैं जिसमें कम से कम 2 विमेन होनी चाहिए, और जो भी बाकी के लोग हों वो चाइल्ड जुवेनाइल जस्टिस, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बच्चों से एसोसिएटेड जो लॉज हैं उनके एक्सपर्ट होने चाहिए। मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है 3 सालों के लिए। नोडल मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। ये चाइल्ड राइट के लिए काम करते हैं, चाइल्ड रिलेटेड लॉज एंड पॉलिसीज को ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं, बच्चों से रिलेटेड जो लॉज हैं उनके वायलेशन को लेकर एक्टिव हो जाते हैं, रिसर्च स्टडीज एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं एजेंसीज, एनजीओस एंड बाकी के स्टेक होल्डर्स के साथ। सो दैट वाज ऑल अबाउट एनसीपीसीआर। हमारा अगला आर्टिकल जीआई टैग के बारे में है। हाल फिलहाल में कई सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है जो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बिफोर दैट, जीआई टैग किसी स्पेसिफिक रीजन में तैयार होने वाली, उगने वाली, बनाई जाने वाली किसी प्रोडक्ट को ये टैग दिया जाता है ताकि कोई और पार्टी उसके ओरिजिन को क्लेम ना करे, और एक बार जीआई टैग मिल जाए तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और ये दर्शाता है कि ये इस रीजन में मिलता है तो इस रीजन के हिसाब से इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फूड, वाइन, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल आइटम सब कुछ आ जाते हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इस पूरे प्रोडक्ट को मॉनिटर करता है। 10 साल के लिए एक बार जीआई टैग मिल गया तो वैलिड होता है, और जो डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स का एग्रीमेंट है ये उसको भी फॉलो करता है। जीआई टैग दिया गया है कटक रूपा ताराकशी को। ताराकशी मतलब तार को कस के ये क्राफ्ट बनाते हैं, तभी तो इसे ताराकशी कहा जाता है। तो कई तरीके के डिजाइन यहाँ पे तैयार कर दिए जाते हैं, ज्वेलरी भी होती है, इंट्रिकेट अदर आइटम्स होते हैं। इसे जीआई टैग मिला है उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश का जो नरसापुर क्रॉचेट लीस प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट्स हैं जिसमें धागों को बहुत अच्छी तरीके से वीव करके सर्टेन आइटम्स तैयार किए जाते हैं, उसे भी जीआई टैग मिला है। यहाँ पे बंगलार मसलिन जो कि वेस्ट बंगाल में बनता है, कॉटन के बहुत ही हाई क्वालिटी क्लोथ्स बनाए जाते हैं और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसे भी जीआई टैग मिला है। फर्दर रतलाम रियावान लहसुन को मध्य प्रदेश से दिया गया है, रतलाम एरिया में मिलता है, ऑयल कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है और फ्लेवर काफ़ी बढ़िया होता है। वाइट मार्बल जो कि गुजरात में तैयार किया जाता है, इससे देखिए ये कैलिकिक मार्बल होता है जो कि दुर्गा देवी टेम्पल मार्बल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और विक्सी अपीयरेंस इसका होता है, दैट इज़ द रीज़न कि इसे अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग दे दिया गया है। इसके अलावा मंजुली मास्क है आसाम का, डिफरेंट वैराइटीज़ में आता है। मुखा भावना फेस मास्क के फॉर्म में, लोटो कोई हैंगिंग मास्क के फॉर्म में लोग अपने घरों में लटका देते हैं डेकोरेशन के पर्पज से। छो मुखा एक बड़ा सा मास्क होता है जो कि हेड और बॉडी दोनों को कवर कर लेता है, ये इन सभी वैराइटीज़ में आता है। आसाम में इसे जीआई टैग दिया गया है। और मंजुली की मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को भी, जो मंजुली आसाम में है वहाँ पर जो ये पेंटिंग्स बनती हैं रामायण, महाभारत और भगवत पुराण वगैरह पे, उसे भी दिया गया है। चलिए ये तो हो गया जीआई टैग के बारे में। लास्ट सेशन में क्वेश्चन पूछा था कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो डिक्रीज होता है तो क्या मतलब है इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो हो रही है, केवल एक करेक्ट आंसर था। आज का सवाल ये है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? अंडमान एंड निकोबार, निकोबार एंड सुमात्रा, मालदीव एंड लक्षद्वीप, सुमात्रा एंड जावा। आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। सेशन की पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये है यूरोप का मैप और यहाँ पर एक कंट्री स्पॉटेड है, बताइए इसका नाम और कैपिटल इन द कमेंट बॉक्स। इसी के साथ आज का ये सेशन एंड होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।